माँ, मुझे वो मार देगी। वो मुझे मारने के मकसद से आई है। वो मुझसे बदला लेने आई है। माँ, माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। राजवीर पिछले 10 दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर किसी लड़की के बारे में बोलता कि वो उसे मारने के लिए आई है। उसका परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान था। राजवीर अक्सर कहता, अगली पूर्णिमा की रात वो चुड़ैल मुझे अपने साथ हवाओं में उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई गड़ा सच जरूर छुपा होता है, जो उस घटना सुनने वाले को खौफ से जमा देता है। राजवीर की इस हालत का अंजाम भी एक ऐसा ही सच था, जिस वजह से राजवीर आज खुद की मौत की तारीख भी जानता था। 1 साल पहले राजवीर पेशे से एक मैकेनिक का काम करता था। जिंदगी बस कट रही थी। उसे बहुत सारे पैसे झट से कमाने का लालच अक्सर रहा करता था। खैर, एक रात राजवीर अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की फुटपाथ एरिया में डरी हुई मिली। वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम, आप अकेले यहां शाम ढले क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये रेड लाइट एरिया है। ये जगह रात के समय तो क्या, दिन के समय भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं उसी एरिया से तो भाग कर आई हूँ। प्लीज मुझे आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात आप मेरे घर ठहर सकती हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं इधर उधर छिपकर भाग रही हूँ। ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर छुप सकती हो। उस रात प्रेमलता राजवीर के घर ही छुपी रही। अगली सुबह जब राजवीर उठा तो प्रेमलता की जुल्फों को लहराते देख वो उस पर मोहित हो गया। रात के अंधेरे में उसे प्रेमलता की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखी थी। राजवीर मन ही मन प्रेमलता को पसंद करने लगा था। उसने बिना वक्त गवाए प्रेमलता को उसी वक्त अपने मन की बात जाहिर कर दी। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूं। क्या तुम? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। इस तरह किसी लड़की की मदद करना, खासकर किसी अनजान लड़की की, वो एक मसीहा ही हो सकता है। ऐसे इंसान का हमसफर भला कौन नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहते थे। एक रात की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। राजवीर प्रेमलता को एक सरप्राइज के बहाने एक अनजान सी जगह ले आया। उसने प्रेमलता की आंखों में पट्टी बांधी थी ताकि वो उसके सरप्राइज को देख ना सके। अरे अब बताइए भी, क्या सरप्राइज है? पट्टी तो खोलिए। राजवीर प्रेमलता की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही प्रेमलता की आंख खुलती है, उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। शमशेर सिंह, तुम? राजवीर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो वही हैवान है जो मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाता है। ये लड़की, ऊपर देख। तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी है। तेरे आदमी से मैंने तुझे खरीद लिया है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब 4 दीवारी में पूरी जिंदगी भागती रहना। मतलब ये सब
आपने किया? तुम तो इस हैवान से भी निकम्मे निकले। तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। नर्क का तो पता नहीं, लेकिन अब तुझे बेचने पर जो पैसे मिले हैं, उससे मेरी जिंदगी स्वर्ग तो आराम से बन जाएगी। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार कर बैठा? अरे पगली, जिस रात तू भागी उसी रात इन लोगों से मेरा सौदा हो गया था। तुझ पर जबरदस्ती करता तो पुलिस मुझे अंदर कर देती, लेकिन अब तो सबको यही लगेगा कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है और हर रात तेरे जिस्म की बोली लगेगी। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। याद रखना, बहुत जल्द रात भी यही होगी और नजारा भी यही होगा। तुझे पागल करके तेरी रूह को तेरे जिस्म से नोच कर अपने साथ ले जाऊंगी। जितना दर्द मुझे होगा, उससे कई गुना ज्यादा दर्द के साथ तू मरेगा। जिंदा होकर भी मुर्दों की जिंदगी जिएगा तू। खैर, इसके बाद ये किस्सा यहीं समाप्त हो गया। प्रेमलता को जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में सेक्स स्लेव के तौर पर मजबूर किया गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद अचानक एक खबर आई कि प्रेमलता ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इसके ठीक 2 दिन बाद ही एक और खबर आई कि शमशेर सिंह की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ा गुनहगार तो अभी भी जिंदा था, राजवीर। आज 6 महीने बाद प्रेमलता की रूह राजवीर की तलाश में आई है और अब दुनिया का कोई भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित उसे नहीं बचा सकता था। इंतजार था तो बस पूर्णिमा की रात का, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, राजवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी जैसे उसे गर्म तवे पर लगातार सेका जा रहा हो। उसे हर 10 मिनट पर दौरे पड़ते और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरे में दाखिल हुई। उसकी भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे तक ही सीमित रह सकती थी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी किसी और के साथ कभी नहीं करूंगा। कैसे छोड़ दूं? याद है ना वो पूर्णिमा की रात जब तूने मेरा उस हैवान के साथ सौदा किया था? मैंने तुझे उस रात चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी चेतावनी को एकदम नजरअंदाज कर दिया, और आज मैं तेरी माफी को नजरअंदाज करूंगी। इसके बाद राजवीर की एक तेज चीख गूंज उठी। उस चुड़ैल ने राजवीर के सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसकी रूह को अपने साथ खिड़की से उड़ा ले गई। जब तक उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे तो राजवीर का मरा शरीर टुकड़ों में फर्श पर पड़ा था। उस मासूम लड़की का बदला पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, कर्मा कभी किसी का पता नहीं भूलता, और किसी आत्मा का बदला दुनिया की सबसे खौफनाक मौत देती है। कहते हैं, रातें दिन से ज्यादा खतरनाक होती हैं, और अमावस्या की रात तो इससे भी ज्यादा। अमावस की रात को भूतहा इलाकों में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है।
क्योंकि इस रात भूत प्रेत और भटकती बुरी रूहों का गुस्सा और उनकी शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं और अपने दायरे में उस शख्स की तलाश करते हैं जो उनका शिकार बन सकता है। दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप समझिए, अगर मैं कल शाम तक शहर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखो बेटा, जॉब तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं कहता हूं आज रात रुक जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज भटकती रूहें शिकार करने को पागल होती है। दादाजी, अब आप मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत कीजिए और जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। संजय की ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इसके बावजूद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस वजह से कल तक उसे शहर किसी भी तरह पहुंचना था। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी संजय ने किसी की एक ना सुनी और अपना सामान लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक लौते बस स्टैंड की तरफ अकेले ही पैदल चल पड़ा। ना जाने गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। संजय अभी कुछ देर चला ही था कि तभी आसमान में बादल काले पड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवाएं संजय को बार बार किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी होने वाला था। संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा, पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता, उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत! ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी
अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को संजय की लाश सड़क पर पड़ी मिली, जिसमें दिल नहीं था। उसके दादाजी ने अफसोस के आंसू रोए, क्योंकि मना करने के बावजूद संजय ने अमावस की रात को जाने की बेवकूफी की और अंजाम एक भयानक मौत। कहते हैं उस गांव में हर अमावस की रात को वो शॉल लपेटे शख्स घूमता है और जो भी राही उसे टहलता दिखता है उसका पीछा करता है और उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई गलती कर देता है तो उसका अंजाम एक झटके में वही होता है जो संजय का हुआ।